So good evening to all of you. चैप्टर पढ़ा किसी ने एनसीईआरटी से? नहीं, ठीक, एक बार बुक दीजिए अपनी, न्यू बुक दे दो पहले। आर यू न्यू इन द क्लास? बेटा आप नए हो क्लास में? अच्छा, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे आप? नहीं, अच्छा, हिस्ट्री में आपकी पहली क्लास है। अच्छा, ठीक है। और आप बेटा? अच्छा, आज 12th ही स्टार्ट करेंगे। सी अब जो इसमें टॉपिक्स हैं, लाइक द थर्ड वन इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज रोमन एम्पायर, जो हम कवर कर चुके। देन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, राइट, सो द राइज ऑफ इस्लाम कवर कर लिया, राइट। एंड आफ्टर द rise of Islam, we have seen the Islamic political power, right? And there are some empires, dynasties who ruled the Western Asia, Arab, right? Some portions of Africa and Central Asia, right? थोड़ा सा एक मैप बना के मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, रफ आइडिया। Then we will start 12th class NCERT. See. कुछ कह रहे थे? See, the Islamic power. So after the rise of Islam, the founder of that particular religion, Prophet Muhammad, he took help from political power to spread the religion. And that was the strength of Islam, that it was spreaded through political power. Like जहां जहां वो गए, वहां वहां उन्होंने क्या किया कि इट इज अ न्यू रिलीजन, राइट। अब न्यू रिलीजन के लिए क्या चाहिए? फॉलोअर्स वर नीडेड, राइट। फॉलोअर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? देयर वर डिफरेंट कम्युनिटीज हु वर फॉलोइंग डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, राइट। सो क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू बी इन्फ्लुएंस्ड विद द इस्लाम, राइट। सो उन्होंने क्या किया? इन्फ्लुएंस डाला उन पर। और अलग अलग कम्युनिटीज थी, और उन सारी कम्युनिटीज को क्या किया? अपना फॉलोअर बनाया, राइट। अब फॉलोअर बनाने के बाद फॉलोअर्स को क्या चाहिए? एक स्ट्रेंथ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज इट वाज अ न्यू रिलीजन। तो जो पहले जिस रिलीजन को वो फॉलो कर रहे थे, जिस बिलीफ को फॉलो कर रहे थे, वहां से क्या होगा? थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। तो फॉलोअर्स के लिए क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल पावर। सो प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया? अपना पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश किया, राइट।
and with the help of political power he started spreading Islam, right? एक बार इस्लाम एस्टेब्लिश होने के बाद क्या हुआ, उसको और ज्यादा एक्सपांड करने के लिए क्या किया, जितना ज्यादा एक्सपांशन करना था, एक्सपांशन के लिए क्या करना पड़ा उनको, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, मिलिट्री कैंपेन्स। मिलिट्री कैंपेन्स मीन्स अपने सोल्जर्स, अपने एक मिलिट्री तैयार की, राइट, और अलग अलग जगहों पे क्या किया उन्होंने, फिर अटैक्स किए, ठीक है। और जहां जहां उनकी पावर एस्टेब्लिश हुई वहां वहां पे पॉलिटिकल पावर के साथ साथ उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, न्यू रिलीजन, दैट वाज इस्लाम, राइट। दैट वाज द वे द इस्लाम स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। दैट एरिया नहीं, सी मिशनरीज का रोल हम कहेंगे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा रहा, ठीक है। और उन्होंने, मिशनरीज ने क्या किया था, थ्रू प्रीचिंग्स, राइट, जो भी वहां क्रिश्चियनिटी में जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब लोगों को बताई, ठीक है, उससे अवेयर किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रमोट किया कि क्रिश्चियनिटी में क्या, वी फॉलो वन गॉड, राइट। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी में सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। सोसाइटी में क्या है, सब इक्वल है, ठीक है। अब हिंदू रिलीजन वाले को, या ऐसा कोई रीजन जहां पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहां पे अगर ये क्रिश्चियन मिशनरीज आके अगर ये बात बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदूज का इन्फ्लुएंस होना बहुत इजी था उस टाइम पर, ठीक है। क्यों? बिकॉज देयर वर सोशल डिविजन्स इन हिंदुइज्म, थे ना सोशल डिविजन्स हिंदुइज्म में। कैसे? Varna system was there. Varna system means Brahmanas, Kshatriya, Vaishya and Shudras. And each one of them, each one were provided different responsibilities. Right? और जिसके जितनी responsibility उसी के according उसके पास उतने ही social status. Right? जब हम इसको पढ़ेंगे, अभी जब 12th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। What was the basic purpose behind the Varna system, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसका इनिशियल पर्पस कुछ और था, बाद में हो कुछ और गया, चेंजेस आते रहते ना टाइम के हिसाब से, ठीक है। सो जो हिंदू कम्युनिटी थी या कोई और भी कम्युनिटी, वहां पर नया रिलीजन कैसे प्रमोट होगा, जब नए रिलीजन के जितने भी अलग अलग अच्छी अच्छी बातें हैं वो बताई जाएंगी लोगों को, ठीक है। तभी तो प्रमोट करोगे आप उसको, मोटिवेट करोगे लोगों को कि नहीं दिस इज नॉट गुड, ये वाला फॉलो करो, ठीक है। ये फॉलो करोगे तो सबसे पहला क्या होगा कि स्पिरिचुअलिटी में आप गॉड से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, इन द अदर वर्ल्ड, एंड इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। तो लोगों को क्या दिखेगा कि इस दुनिया में भी क्या है, हम इक्वल हैं, और वहां पे भी गॉड जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि एक ही है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक बार एक को बुलाओ, फिर वो मतलब 2 महीने किसी एक का पूजन करो, फिर वो नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा, फिर सोचो नहीं इस बार माता रानी, ठीक है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पे पॉलिटिकली जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसको भी एस्टेब्लिश किया, और पॉलिटिकली जब स्ट्रेंथ को यूज करके रिलीजन को एस्टेब्लिश किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, तो वहां पे एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि लोगों को पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस करो और फोर्सफुली भी इन्फ्लुएंस करो, कन्वर्जन, राइट। So they started converting people into Islam, right? उसका रिजल्ट क्या रहा, नदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, होल अरब, वेस्ट एशिया, राइट, ये पूरा एरिया, राइट, इवन यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है, इन सारी जगहों पे कौन सी पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश हुई, चेंज होते गई, रिजीम्स चेंज होते चले गए, डायनेस्टीज चेंज होती चली गई। जैसे इंडिया में डायनेस्टीज चेंज हुई, मौर्यंस, फिर कुषाणास, गुप्तास,
ऐसे डायनेस्टीज यहाँ पे भी चेंज हुई, ठीक है, लेकिन थी तो पॉलिटिकल पावर, लेकिन किस मोटिवेशन फोर्स क्या था? इस्लाम था। तो ये सारा इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश हुआ। विच रूल? इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश्ड। डायनेस्टीज जो भी हो, रूल कौन सा एस्टेब्लिश हुआ? इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश हुआ, राइट। अच्छा, अब देखो, प्रॉफिट मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। अब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इन 632 AD, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, a question raised and that question was अब कौन होगा? ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा था? आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, तो जैसे ही अपने आप को मैसेंजर कहा, वैसे क्या मिल गया उनको? एक अथॉरिटी मिल गई। ठीक है, अब गॉड सबको सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, उन्होंने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। दैट मीन्स गॉड के मैसेजेस किसके पास है? उनके पास। अब लोगों को वो बताएंगे कि गॉड ने ऐसा ऐसा बोला है। आप इतने दिन की फास्टिंग करो, इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से करोगे, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपको जन्नत मिलेगी, और जो भी उनके जो भी बिलीफ सिस्टम है वो सारा उन्होंने बताया। अब जो कुछ भी वो बोल रहे हैं लोगों ने बिलीव किया। क्यों? क्योंकि मैसेंजर थे, किसके? गॉड के मैसेंजर थे, अथॉरिटी आ गई उनके पास, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। बट आफ्टर हिज डेथ एक क्वेश्चन आया कि अब इनके बाद अगला मैसेंजर कौन है, और कोई है भी कि नहीं। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया? से इस्लाम में सबसे ऊपर कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद, राइट, द हाईएस्ट अथॉरिटी। आफ्टर हिम, इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉलोअर्स। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, ठीक है, कि जो जो फॉलोअर होंगे, ठीक है, उनको कौन मैनेज करेगा? एक इंस्टीट्यूशन मैनेज करेगा, एंड दैट इंस्टीट्यूशन वाज नोन एज उम्मा, राइट। ये इंस्टीट्यूशन मैनेज करेगा जितने भी फॉलोअर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेते हो तो पूरी डिटेल्स किसके पास होती है? उस इंस्टीट्यूशन के पास होती है, राइट। सो आफ्टर हिम इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हाउ टू स्प्रेड अवर इस्लाम, हाउ टू स्प्रेड अवर रिलीजन, हाउ टू स्प्रेड द पॉलिटिकल पावर, राइट। सो जैसे ये गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके पास है? इनके पास। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इस्लाम का जो कुछ भी होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय दैट इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में क्या है, बहुत सारे हेड्स हैं, देयर आर वेरी मेनी हेड्स। अभी तक एक हेड थे, अब क्या हो गया? देयर वर मेनी। अब बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट। कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो उनको डर लगा कि अभी नया नया रिलीजन बना है, कहीं अभी कॉन्फ्लिक्ट होके सब खराब ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो एक नई पोस्ट आई, डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, डेप्यूटी of Prophet Muhammad, and that deputy was known as Khalifa, right, और कैलिफ और कैलिफेट, राइट, खलीफा। अब समझ में आया प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खलीफा ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इनको क्या माना गया? डेप्यूटी, ठीक है, डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। मतलब अब ऊपर वाली जो दुनिया है उसमें कौन है? गॉड है। वो कैसे है किसी को नहीं पता, लेकिन अर्थ पे, ठीक है, इस्लाम के फाउंडर हैं और उनके बाद उनके डेप्यूटी हैं, एंड दैट डेप्यूटी वाज नोन एज खलीफा, ठीक है। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद बोले खलीफा किसको बनाया जाए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कि आई एम द मोस्ट कैपेबल वन, ठीक है, मुझे बना दो। अब कैपेबल तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कह दे आई एम द क्लोजेस्ट वन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो इमोशनली अटैचमेंट किसकी तरफ जाएगा? फॉलोअर्स का।
जो क्लोज होगा, राइट, जो क्लोज कनेक्शन होगा। हमारे यहाँ अभी भी चलता है ना, विरासत चलती है, वारिस देखते हैं, काबिलियत तो बाद में, पहले वारिस, है ना। सो वही कि क्लोज कनेक्शन किसका, राइट। तो इस तरीके से चार आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद चार थे मेन, ठीक है, उनको सबसे पहले रखा गया, ठीक है। उसके बाद ये जो खलीफा की पोस्ट थी इस पे बहुत सारे हैं, लेकिन इनके बाद मेनली चार लोग माने गए, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में डिटेल में बात करना, ठीक है, बट उमर, अबू बकर, उस्मान और अली, दीज फोर आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, इट इज अ पोजिशन। राइट, नाउ सी, मेन मेन पॉइंट जितना जरूरी है उतना, ठीक है। जैसे ही ये फोर्थ नंबर वाले आए अली, जैसे ही ये आए पोजीशन पे, ठीक है, इन तीनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस्लाम को स्प्रेड किया, ठीक है, इस्लाम को दूर दूर तक एस्टेब्लिश किया। ना सिर्फ रिलीजन बल्कि पॉलिटिकल पावर भी साथ में एस्टेब्लिश हो रही थी, दोनों चीजें साथ में चल रही थी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अली पोजीशन पे आए, ठीक है, अब ये आपस में राइवल्स थे, इनको पसंद नहीं किया, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। जैसे ही अली पोजीशन पे आए तो अली को ओपोज किया किसने, प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ ने, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ ने, ठीक है, इनके अगेंस्ट में, ठीक है। और एक बैटल हुई है, बैटल ऑफ कैमल के नाम से पॉपुलर है, ठीक है, वो बैटल हुई, लेकिन उस बैटल में ये विक्टोरियस रहे, ठीक है। और जब ये पोजीशन में आए कि अब इस्लाम को ये देखेंगे, नाउ ही विल मैनेज, ठीक है, उसके बाद से इस्लाम में डिवीजन हो गए, ठीक है। और जिन लोगों ने अली को फॉलो किया, ठीक है, उन्होंने इन तीनों को डिनाई कर दिया। जिन्होंने इनको फॉलो किया वो कौन से हो गए, शिया, ठीक है। और जो बिल्कुल जो इन तीन, जो दूसरा डिवीजन था वो कौन सा हो गए, सुन्नी, ठीक है। सो यहां से इनके बाद से जो इस्लाम है दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू, शिया एंड सुन्नी। जो शिया इस्लाम है, शिया मुस्लिम्स हैं, उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो लिबरल हैं, ठीक है। और जो सुन्नी है वो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, क्लियर, किसके, इनके द्वारा बनाए गए, मेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। और यहां तक आते आते रूल्स कैसे हो गए, लिबरल, शिया एंड सुन्नी, इतना काफी है, ठीक। इनके बाद, इन चारों के बाद खलीफा की पोस्ट, द पोस्ट ऑफ खलीफा, पोजीशन ऑफ खलीफा was continued and खलीफा was considered as the authority कि कौन इस्लामिक रूलर अपने आप को एम्परर बोले या रूलर बोले या सुल्तान बोले, ठीक है, वो अपने आप को तब तक कंसिडर नहीं कर सकता था एज अ रूलर जब तक ये उसकी अथॉरिटी को अप्रूवल नहीं दे देते। तो अगर किसी को भी, मान लीजिए, सी इस्लाम में एक चीज होती है कि जो रूलर है, मान लो उन्होंने यहाँ आए, यहाँ आके अटैक किया, ये एरिया अक्वायर कर लिया, अक्वायर करने के बाद यहाँ पे रूल करने के लिए गवर्नर्स रखे जाते थे, गवर्नर्स वर अपॉइंटेड टू रूल दैट एरिया। रूलर चले जाते थे, किसको अपॉइंट कर देते थे, अपने गवर्नर्स को। एंड मेनी अ टाइम्स स्लेव्स, जो स्लेव्स होते थे, ठीक है, रूलर्स के अपने अपने क्लोज स्लेव्स होते थे, ठीक है, ट्रस्टवर्दी, मोस्ट ट्रस्टवर्दी, ठीक है, उनको वो कोई भी जितनी अच्छी जगह होगी वहां पे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड स्लेव को वो अपॉइंट कर देते थे कि अब आप यहाँ पे रहो एंड यू विल बी द गवर्नर ऑफ दैट रीजन,
ठीक है, जरूरी नहीं कि वो अपने बच्चों को ही भेजें, गवर्नरशिप वाला रूलिंग सिस्टम था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, किसी भी एरिया में गए, अपने गवर्नर को अपॉइंट किया, खुद वापस आ गए। अब अगर इस गवर्नर को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, अभी तक ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट गवर्नर इज प्रेजेंटिंग द रूलर। ठीक है, बट इफ ही वांट्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन दैट रीजन, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे खलीफा के पास, इनसे अप्रूवल लेंगे। और अगर खलीफा डिक्लेयर कर देता है कि ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर हैं, तो ये खुद इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर बन गए, मतलब मान लिया। तो बाकी सब लोग इनको रूलर कब मानेंगे, जब खलीफा अप्रूवल दे देंगे। दैट मीन्स खलीफा कौन थे, रिलीजियस पोजीशन थी खलीफा, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए अप्रूवल किसका चाहिए था, रिलीजियस अथॉरिटी का चाहिए था। आप समझे पॉलिटिकल और रिलीजियस का बॉन्ड? ये सुनो, अगर सपोज किसी भी एरिया में अटैक करना, उसको अक्वायर करना, दैट मीन्स पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करना। ठीक है, पावर एस्टेब्लिश कर ली, रूलर मान लीजिए यहाँ के थे, ठीक है, यहाँ पे अपने गवर्नर रख दिए। ठीक है, अब ये गवर्नर चाहते हैं कि इनसे कांटेक्ट ब्रेक हो जाए और मैं इंडिपेंडेंट रूलर बन जाऊं। ठीक है, मैं खुद सुल्तान बन जाऊं। ठीक है, तो ये कब तक सुल्तान नहीं बन सकते? अब या तो ये क्या करें, पावरफुली अपने आप को बोलेंगे मुझे, मैं पावरफुल हूं, मैं इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता हूं खुद को। तो एक इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो क्या होगा, दोनों के बीच में अटैक हो सकता है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। अगर ये जीत गए इनसे तो ठीक है, अदरवाइज फिर इनके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। लेकिन इनके पास एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, कोई लड़ाई नहीं करनी, इनके पास जाना है, खलीफा के पास। खलीफा अगर अप्रूवल दे देते हैं कि फ्रॉम माय साइड यू आर इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ दैट रीजन, तो अगर खलीफा ने बोल दिया कि आप इंडिपेंडेंट रूल करो, ठीक है, यू आर सुल्तान नाउ, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी इनसे, अब ये इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब ये पॉलिटिकल अथॉरिटी लेने के लिए रिलीजियस पोजीशन का अप्रूवल चाहिए था। समझ रहे? हाँ, ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी गेन करने के लिए अप्रूवल फ्रॉम रिलीजियस अथॉरिटी वाज नीडेड, और दैट रिलीजियस पोजीशन वाज खलीफा। क्लियर? इसलिए आपने देखा, आप आगे जब आप मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो आप देखोगे इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने अप्रूवल दे दिया था, ठीक है, कि आप इंडिपेंडेंट रूल करो। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, स्लेव डायनेस्टी से थे, लेकिन इल्तुतमिश को इंडिपेंडेंट रूल करने की परमिशन मिल गई थी। ठीक है, तो तब से वो क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट रूलर हो गए थे, वो सुल्तान हो गए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, वो गुलाम थे, रूल कर रहे थे, मोहम्मद गौरी के गवर्नर बन के रूल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या कंसिडर किए जा रहे थे, स्लेव। He was considered from slave dynasty, ये स्लेव डायनेस्टी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश के टाइम से क्योंकि परमिशन मिल गई तो क्या हो गए, अब सुल्तान हो गए। तो सुल्तान का नाम यूज कब कर पाओगे, जब आपको खलीफा परमिशन दे देंगे। खलीफा कौन थे, रिलीजियस हेड थे एक तरीके से, ये पोजीशन थी खलीफा की। ठीक है, ठीक। अब ये सब होने के बाद कई डायनेस्टीज आई, ठीक है, लाइक उमैयद, अब्बासिड, ठीक है, ऐसे बहुत सारी डायनेस्टिक रूल्स आए। उनमें फिर टर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, टर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ इन एरियाज में। ठीक है, मंगोल रूल एस्टेब्लिश होगा फिर आगे जाके। तो इस तरीके से मंगोल ट्राइब, ठीक है, मंगोलिया रीजन और फिर सेंट्रल एशिया। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये नाम अगर मैं अभी डिस्कस करूंगी तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरत नहीं है। हमें कब जरूरत पड़ेगी, जब हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है,
तब इनका नाम आएगा बीच बीच में, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये इस्लामिक रूलर थे, इस्लामिक कुछ डायनेस्टीज एस्टेब्लिश हुई, उमैयद डायनेस्टी, अब्बासिड डायनेस्टी, ठीक है। हेलेनिस्टिक कौन थे? ग्रीक्स। उसके बाद रोमन्स। अब इस्लाम में भी 3-4 नाम आपको याद हो गए, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि ये टर्किश रूलर्स थे, मतलब इस्लामिक रूलर्स, ठीक है। जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे और उसमें जब हम देखेंगे कि ये लोग बाहर से इंडिया में आए और बाहर से इंडिया में आने के बाद इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और ये पहले इंडिया में आने से पहले उस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो जब उनका नाम आएगा, ठीक है, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, ये वो लोग वो थे। इससे पहले क्या होता था बच्चों के दिमाग में, जैसे ये होता था, कौन मंगोल, कौन तुर्की, कौन से टर्किश एम्परर्स, क्या रेलेवेंस इनको, वो समझ नहीं है, वो रटते थे बस, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा क्या स्लेव डायनेस्टी है ना। तो ये सिर्फ बेसिक ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में, आपकी जो 11th की बुक है इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं आते, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। और जब मिडावल इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना, तो 11th की क्लास वाली जो आपकी ये बुक है न्यू एनसीईआरटी, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट होगा डेटा वो मैं उस टाइम पे कनेक्ट करके दूंगी, ठीक है। अभी इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जितना रिक्वायर्ड होगा उतना आपको उस टाइम पे साथ में मर्ज करके बता दूंगी, और एक ये रेफरेंस दे दूंगी, याद दिला दूंगी आपको ये वाली क्लास, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, रिटर्न फॉर्म में देते थे, क्योंकि वो अपने आप को रिलीजियस अथॉरिटी मानते थे कि उनके पास वो परमिशन ले लेते थे, तो वो क्या क्या देखते रहते थे, एथिसिटी होती थी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कैपेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि इन्होंने कितने अच्छे से अपना रिलीजियस जो एक मोनोटोनी है, ठीक है, एक जो डोमिनेंस है वो क्रिएट किया अपने एरिया में, ठीक है। खुश होके दे देंगे कि भाई तुमने रिलीजन को स्प्रेड किया अपने एरिया में, तुम अच्छे से रूल कर रहे हो वहां पे अभी तक, चाहे आप स्लेव्स हो या गवर्नर हो, बट आपका रूलिंग जो पैटर्न है वो कैसा है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स संभाली हुई है, पॉलिटिकल पावर, एग्जैक्टली जैसे, और आप बहुत अच्छे से रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से खुश होके खलीफा दे देते थे पावर, ठीक। और कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट भी होता था कि कोई एक कैंडिडेट बहुत अच्छा लगता है, तो फिर कोई लॉजिक हो या ना हो, वैसे जैसे मंत्री बन जाते हैं भी। क्लियर? सो नाउ we will start 12th class NCERT, and the first chapter of new NCERT book is related with IVC. And from now onwards, you need to be more focused in the class, right? और जो चैप्टर रीड करने के लिए बोला जाएगा उस चैप्टर को आप रीड करके आओगे, ठीक है। हालांकि मैं बहुत सारी चीजें क्लास में कवर कर दूंगी, मोर देन एनसीईआरटी विल बी कवर्ड इन द क्लासरूम, बट एनसीईआरटी फिर भी आपको पढ़नी है, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा, हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ अलग चीजें हो जो क्लास में डिस्कस नहीं हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ से ज्यादा फोकस, तो हेडिंग बनाओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक नाम और लिखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन और कल्चर।
हड़प्पन कल्चर। Okay. So first of all, we will discuss that term culture and civilization. These two terms are important. Why we consider a particular region, a particular time as a particular culture और a civilization. किसी एक particular region में, एक particular time period में जो भी sites थी उनको हम एक specific culture क्यों बोलते हैं, एक civilization क्यों बोलते हैं? तो what is the meaning of civilization and what does culture means? कल्चर क्यों बोलेंगे और सिविलाइजेशन क्यों बोलेंगे, ठीक है? और एक बात और बता देती हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, पर्टिकुलरली हिस्ट्री इन पीटीएन मेंस? कितने लोगों को पता है? टॉपिक पता है? बताइए. हिस्ट्री के नहीं पता? तो हिस्ट्री की क्लास शुरू हुई थी, आपने सिलेबस नहीं देखा? आपको सिलेबस नहीं बताया? हाँ, अच्छा. ये काम तो आपको पहली क्लास में कर लेना था. हिस्ट्री की पहली क्लास में आपका ये काम हो जाना चाहिए था. ठीक है, चलो. ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं जिनको सिलेबस पता है पीटी और मेंस में? हिस्ट्री, पर्टिकुलर हिस्ट्री, पीटी एंड मेंस. क्या पोर्शन आएगा पीटी में, क्या पोर्शन आएगा मेंस में? एनसीईआरटी में नहीं लिखा मिलेगा. चलो, एक रफ आइडिया देती हूँ, ठीक है? डिटेल में आप तैयार करोगे, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं. इतना लेट यहां तक पहुंचोगे कैसे काम चलेगा? हाँ, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ये वेट मत करो कि टीचर आपको बोले. जरूर हो सकता है टीचर का ध्यान ना जाए इस तरफ और वो पढ़ाते चले जाएं, ठीक है? सबसे पहले सिलेबस देखोगे. सिलेबस में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पीटी में कहाँ रेलेवेंट है, मेंस में क्या क्या आएगा, ये देखोगे. सिलेबस समझ में आने के बाद आप पीटी और मेंस के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे, ठीक है? और इसी में सबसे ज्यादा आलस आता है आपको. आप सबसे पहले पढ़ तो लें, बाद में देख लेंगे सिलेबस, है ना? उल्टा. अरे पहले सिलेबस देखो, बाद में पढ़ना, है ना? अगर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको तैयार कैसे करना है? अब ये जो बुक आप पढ़ रहे हो 11th 12th, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे की बुक है, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे की बुक है, लेकिन आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसको? यूपीएससी. सी द डिफरेंस. एग्जाम में दोनों में डिफरेंस है ना, लेकिन पढ़ने का तरीका 11th वाला ही हुआ तो 11th जैसे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? सोर्स सेम है. इसी बुक को पढ़ के 11th वाला बच्चा एग्जाम में बैठता है, इसी बुक को पढ़ के आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे. वो डिफरेंस आपको बनाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा. और ये कैसे आएगा? पहले आप सिलेबस की नॉलेज रखो कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पोर्शन आएगा. पता चले कोई एक बुक आपने पूरी पढ़ डाली, बाद में पता चलेगा कि 60% इसका काम का ही नहीं था, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? अच्छा, तो ये बेसिक नॉलेज है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे काम आएगा. हिस्ट्री में पीटी मेंस, पीटी के लिए सिंपल सी बात है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री आपको पीटी के लिए प्रिपेयर करनी है.
इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री है, अब यूपीएससी ने बोल दिया इंडियन हिस्ट्री प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब आप देखोगे कि इंडियन हिस्ट्री में यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, ठीक है। एंशियंट से भी पूछे हुए हैं, मिडावल से भी पूछे हुए हैं, मॉडर्न से भी पूछे हुए हैं। इसका मतलब होल इंडियन हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर पीटी, राइट। सो यहाँ पे एंशियंट, मिडावल एंड मॉडर्न, राइट। बट फॉर मेंस, हाँ, वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री बोथ, आधा सही आधा में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री तो है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री कौन सी है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और उसमें भी आप कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हो? आप फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट डेट, राइट, फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी, ठीक। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है आपका मेंस में, ठीक है। आफ्टर दिस मॉडर्न वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन? मॉडर्न, ना एंशियंट ना मिडेवल, कौन सा? मॉडर्न। और मॉडर्न भी कहां से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे? रेनेसा से, राइट, हाँ। अच्छा, ठीक है। सो मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन द मेंस एग्जाम। और इनके साथ एक पोर्शन और आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस किस चीज को इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में काउंट करते हो। अगर आप सोचो नहीं मैं तो सिर्फ आर्किटेक्चर को ही कल्चर समझता हूँ और वही बस हेरिटेज है मेरे लिए और कुछ नहीं है, तो फिर बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे समझ में आती है? सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस में यूपीएससी ने क्या मेंशन किया है, ठीक है। यूपीएससी जस्ट मेंशन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक, हेरिटेज एंड कल्चर, राइट। दैट मीन्स आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में ये तीनों आ जाएंगे। ये यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू द मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। आपको आर्ट एंड कल्चर कब से कब तक का तैयार करना है? फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपकी ये सारी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर जो बच्चा ये सोचेगा कि नहीं नहीं सिर्फ मैं पीटी के लिए पढ़ना है ना, सिर्फ फैक्ट फैक्ट पढ़ लेता हूँ, पीटी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्यादा एनालिसिस क्यों करूं मैं, क्यों इतना बर्डन लूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आती है उनको, ठीक है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, क्लियर। तो मैंने इन दोनों के पर्सपेक्टिव में ये आपको जो एक्स्ट्रा बीच में इंफॉर्मेशन दी है उसका रेलेवेंस ये है कि कल्चर और सिविलाइजेशन, दैट मीन्स आईवीसी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, बट यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आईवीसी से आया हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये पोर्शन मेंस का है नहीं, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया हुआ है? कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कल्चर के पर्सपेक्टिव से आईवीसी से मेंस में क्वेश्चन आया है। वैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मेंस में है नहीं सिलेबस में। समझ में आ गई मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं आई? आ गई, ठीक है। तो आपको ये कल्चर पढ़ना तो है, लेकिन आपका इसे पढ़ने की अप्रोच दूसरी होगी, ठीक है। आप इसको आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। अब मेंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। नाउ टेल मी व्हाट इज कल्चर। किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
जो भी लोग रहे, ठीक है, जो भी साइट्स थी, उनको हम कल्चर क्यों कहते हैं? एक कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, और उन सबको मिला के हम क्या करें? दिस इज वन कल्चर। और सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? बताओ, ये मैं पूछ रही हूं, मैं बताऊंगी नहीं। पहले कौन से का आंसर दोगे बताओ? कल्चर और सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन, चलो ठीक है। एक एक पॉइंट सबको बताना है, और जो पॉइंट एक बार कोई बता देगा वो पॉइंट रिपीट नहीं करोगे आप। बताओ। लोग सिविलाइज्ड थे इसलिए उसको सिविलाइजेशन कह दिया। वेरी गुड। डेवलप्ड सोसाइटी, ओके। Then there was grid pattern houses and baked bricks were used. ओके, दैट मीन्स आर्किटेक्चर, हाँ, प्लानिंग of houses Oh, and ma'am, water drainage system also. okay. हाउस पैटर्न, दैट मीन्स प्लानिंग के साथ हाउसेस बनाए गए थे। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर व्हाट? मतलब पब्लिक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। The earliest urban civilization. क्या, रिपीट करो बेटा। Earliest urban civilization. Okay, IVC is the earliest urban civilization, right? Why we consider it earliest urban civilization? Why we consider it as a civilization? क्यों कह दिया कि ये civilization थी? जवाब दो। क्या रीजन हो सकता है? आप सोचो, आप बहुत ज्यादा पता है क्या करते हो? आप सोचते हो यूपीएससी का पेपर है ना, तो इजी तो नहीं होगा, ये दिमाग में बिठा लिया आपने, ठीक है। सीधी सी बात है, आप बहुत डिटेल में यहां तक तो पहुंच गए, हाउस प्लानिंग, रूल रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करो, सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन। whom you will consider as civilized? किसी एक इंसान को, किस इंसान को आप सिविलाइज्ड कहोगे? हाँ, ये नॉलेज हो, ठीक है, चलो। अब यहां से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। नॉलेज हो, नॉलेज किसी भी चीज की हो सकती हो, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन हो, डिसिप्लिन, ठीक है। और जल्दी जल्दी बोलो। जैसे बोला जल्दी बोलो, ऐसे चुप। हाँ, ओके। अब पर्टिकुलर कल्चर, कम्युनिकेशन, दैट मीन्स लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज होगी। Then trade. No, trade. ट्रेड, Trade. ट्रेड, नॉलेज, वी कैन कनेक्ट दैट पॉइंट विद स्किल, एंड स्किल टू ट्रेड, राइट। सी, जब भी कोई नाम आए और आपको एनालाइज करने को बोला जाए, सबसे पहले सिर्फ उस टर्म पे फोकस करो, ठीक है। और एकदम इजीली सोचो कि ये टर्म क्या है, और हम किसको बोलेंगे सिविलाइज्ड? जिसका ड्रेसिंग सेंस सही होगा, जिसका वे ऑफ कम्युनिकेशन सही होगा, जिसके पास एक पर्टिकुलर स्किल होगी। स्किल होगी तो वो कैसा होगा? प्रोफेशनल होगा, है ना। जो स्किल्स रखते हैं वो क्या होते हैं फिर? प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। किसी एक प्रोफेशन में होंगे वो, ठीक है, उस प्रोफेशन की उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक है। अब उस प्रोफेशन के की वजह से क्या होगा? कॉन्टेक्ट्स विद डिफरेंट सोसाइटीज, कॉन्टेक्ट्स विद डिफरेंट पीपल, राइट। तो ये सारी चीज मिला के हम क्या कहते हैं कि हाँ, दैट पर्सन इज सिविलाइज्ड। अगर आप किसी नए एरिया में चले गए, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए, सपोज, वहां आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत की। अब आप किसी से पूछो, हाय, हाउ आर यू? ओके, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तो आप क्या कहोगे? आप अंदर सोचो, है बड़ा अच्छा इंसान है। और आप कहीं और चले गए, मान लो, ठीक है,
ठीक है, और फिर आपने पूछ लिया हाय हाउ आर यू, ठीक हूँ, तू बता। और थोड़े अलग वियर्ड एरिया में चले गए, वहां आपने पूछा हाँ जी कैसे हो आप, हो गए तेरे से मतलब, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, अब जैसे यूपी यूपी में तो मतलब, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, बट किसी ने पूछ लिया हाँ जी कितने भाई हो आप, उन्होंने कहा 3, तो 4 होते तुम्हारा क्या बिगाड़ लेते। अब आप कह दो सिविलाइज्ड, दैट मीन्स व्हाट, सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइज्ड मीन्स एक अच्छी, अच्छी तो चलो ठीक है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। हम आज के डेट में सिविलाइज्ड किसको कहेंगे, जिसके पास मैनर्स हो, जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, उसको हम कहेंगे दैट पर्सन इज सिविलाइज्ड। ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, एक वे ऑफ लिविंग हो, राइट, उसको हम सिविलाइज्ड कहेंगे, समझ गए ना। तो हमने आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिडर किया, ठीक है। IVC is the earliest civilization of Indian subcontinent, मतलब जब से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आए, स्टोन एज में लास्ट में सबसे नियोलिथिक, राइट, उसके बाद फिर नियोलिथिक के बाद फिर कहां पहुंच गए हम, नियोलिथिक में क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है, एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन। उसके बाद जो टाइम पीरियड हम कहते हैं कि स्टार्ट हो गया, ठीक है, दैट वाज आईवीसी। मतलब अब ह्यूमन के अंदर इतना चेंज हो गया कि अब हमने उसको क्या कह दिया कि अब ये ह्यूमन बीइंग कैसा हो गया, सिविलाइज्ड हो गया। आप इसको किससे कंपेयर करो, इसको नियोलिथिक से कंपेयर करो, कंटिन्यूएशन में लेके आओ। नियोलिथिक जहां पे उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद अब हम कहां पहुंच गए, आईवीसी, ठीक है, कि अब ह्यूमन में और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और ज्यादा प्रोग्रेस हुई, और वो प्रोग्रेस इतनी ज्यादा थी कि हमने उनको क्या कह दिया, नाउ द ह्यूमन बिकम सिविलाइज्ड, ठीक है। तो सिविलाइज्ड किसके कंपैरिजन में बोला, उससे पहले वाले टाइम के कंपैरिजन में बोला कि अब जो ह्यूमन है वो कैसा हो गया, सिविलाइज्ड हो गया। क्यों सिविलाइज्ड हो गया, अब देखना कैसे हमने नियोलिथिक से आप कंपेयर करोगे, ठीक है, कि हमने आईवीसी के लोगों को ही अर्लीस्ट सिविलाइज्ड पर्सन क्यों कहा, ठीक है। ध्यान देना, अब ये आपके सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एग्जैक्टली अगर जैसा हम डिस्कस करेंगे वो का वो आप मेंस के आंसर में लिख के आओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। So there are some specific features जिनकी वजह से हम आईवीसी को अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहला फीचर हम इसमें जो डिस्कस करेंगे दैट इज टाउन प्लानिंग। सबसे पहले हमने टाउन प्लानिंग ही क्यों डिस्कस किया वो बताते हैं, ठीक है। इससे पहले लोग कहाँ रह रहे थे, ग्रुप्स में रहते थे, अलग अलग कॉटेजेस, अलग अलग हाउसेस बना के रह रहे हैं, लेकिन है पूरा एक ही ग्रुप है, ठीक है। हाउसेस कैसे थे, सर्क्युलर, और इट कुड बी रेक्टेंगुलर, ठीक है। कैसे घर थे, मेड ऑफ, मेड ऑफ जो भी, जैसे फॉरेस्ट एरिया में जो भी घास फूस हो गई, ठीक है, क्ले, इन सब से मिला के कच्चे घर जो बनते थे, ठीक है। नियोलिथिक तक आते आते घर बनने लग गए थे, हाउसेस आ गए थे, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन हाउस पैटर्न कैसा था, ओल्ड था, ठीक है। आईवीसी के जो टाइम पे आईवीसी पीपल जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने टाउन पहले प्लान किए, टाउन प्लानिंग,
ठीक है। टाउन प्लानिंग कैसा? सपोज इट वाज साइट ए, साइट ए, ठीक है। दैट साइट, साइट मीन्स कोई एक सिटी, इस सिविलाइजेशन की कोई एक सिटी, कोई एक जगह, दैट साइट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। द ईस्टर्न सिटी was considered as lower town. The western city was known as upper town and citadel. Citadel और अपर टाउन, राइट। अब अपर टाउन और लोअर टाउन, दैट मीन्स कि ये जो टाउन होगा, किसी भी टाउन का ये वाला जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? लोअर होगा, और ये कैसा होगा? अपर होगा। अब एक बात बताओ, एरिया तो पहले कैसा था? एक जैसा था जहां पे टाउन बनाया, लेकिन डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ? डिफरेंस ऐसे क्रिएट हो गया, समझ गए? तो यहां क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म बनाया पहले, एक हाई प्लेटफॉर्म, हाई एलिवेशन क्रिएट किया पहले, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू किया। गॉट इट? सो इससे क्या हुआ, ये जो एरिया था ये कैसा हो गया? थोड़ा सा हायर देन दिस, इसलिए इसको क्या कहा? अपर टाउन, और ये लोअर टाउन। अब ये देखो कि हमने नियोलिथिक के बाद इन लोगों को सिविलाइज्ड कैसे बोल दिया, मतलब अब रहने के लिए इन लोगों ने कैसे दिमाग लगाया, कैसे इन्होंने अपने टाउन को प्लान किया, राइट। सेकेंड थिंग, द होल सिटी was fortified. Fortified means covered with a protective wall. किलेबंदी करते हैं, चार दीवारी, फोर्टिफिकेशन, राइट। सो द सिटी वाज फोर्टिफाइड, मतलब उनके माइंड में क्या था? हमें अपनी सिटी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो एक वॉल क्रिएट की, उसके अंदर क्या है? सिटी है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लोअर टाउन एंड अपर टाउन। ओके, ये जो अपर टाउन है जो हाई पोडियम के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्ट अप ऑन द हायर पोडियम और हाई एलिवेशन, इसमें लार्ज बिल्डिंग्स हैं। कैसी बिल्डिंग्स हैं? लार्ज बिल्डिंग्स, राइट। और कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के, ठीक है, मेनली टू स्टोरी, right? And here in the lower town there are small houses, small houses, ठीक है, or we can say small structures. और ये स्मॉल स्ट्रक्चर कैसे? एक जैसे डिजाइन के, ये नहीं है कि मुझे ये डिजाइन पसंद है मैंने ये बना लिया, उसको ऐसा डिजाइन पसंद था उसने वैसा बना लिया, नहीं। डिजाइन कैसा था? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, राइट। और टाउन प्लानिंग में एक चीज और, इसी में इसी का पॉइंट है, ठीक है, और कई बार हम उसे अलग भी पढ़ लेते हैं, रोड्स और वी कैन से स्ट्रीट्स। ये जो स्ट्रीट्स थी इन टाउन्स की, स्पेशली द लोअर टाउन, इसकी बहुत खास बात थी, ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, ठीक है, एंड दे क्रॉस ईच अदर ऑन 90 डिग्री,
दैट मीन्स राइट एंगल, राइट। ओके, अब कैसे इन्होंने ये स्ट्रीट्स बनाई देखो। एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स आर्कियोलॉजी से आर्कियोलॉजिस्ट बना। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी एरिया में एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, और जो भी वहां पे रिमेन्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो हो गए आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग पहले स्ट्रीट्स बनी, उसके बाद हाउसेस बने, ठीक है, ताकि फिर एक बार स्ट्रीट बनने के बाद कोई भी रोड अक्वायर ना करे। समझ में? अभी कैसे होता है? अभी कैसे होता है कि अब एक ने अपने जैसे अपन जैसा पसंद था वैसा डिजाइन बना लिया, किसी का छोटा घर है, किसी का थोड़ा बड़ा घर है, किसी का सिंगल स्टोरी, किसी की ट्रिपल स्टोरी है, ठीक है। मतलब कोई एक तरीके से कोई कॉमन फीचर नजर नहीं आता, एक यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आती। अलग अलग तरह के लोग, ऐसे लगता है कि एक ही कॉलोनी तो एक है, लेकिन देख के, घर देख के लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे किसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, कौन ज्यादा पैसे वाला होगा, कौन कम पैसे वाला होगा, ठीक है, किसका माइंडसेट कैसा है। या आप किसी एक कॉलोनी में बने हुए घर से अंदाजा लगा सकते हैं, लगाते हैं जनरली लोग, वैसे ऐसे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि घर किन से बनता है? इंसानों से बनता है। अगर वो काबिल है तो फिर घर इज द डिफरेंट थिंग, बट ये ज्यादातर लोग सोचते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? टाउन प्लानिंग में पहले रोड्स बने, ठीक है। वो हमने थोड़ी सी जगह एक्वायर कर ली यहाँ की, तो रोड थोड़ा छोटा हो गया ठीक है। आईवीसी वाले की आत्मा आ जाएगी कहीं, खबरदार, इतना गलत रोड मतलब आपने एक्वायर कर लिया, ठीक है। नाउ सी, सपोज दिस वाज अ हाउस, राइट, ऐसे, और ये इसी तरीके से सारे ब्लॉक्स में हाउसेस। नाउ अब एक चीज पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, द आईवीसी पीपल फोकस्ड ऑन द सनलाइट, ऑन द एयर, स्पेस। मतलब उन्होंने आर्किटेक्चर को फॉलो किया, आर्किटेक्चर में भी किस चीज को इंपॉर्टेंस दी? प्रॉपर स्पेस को इंपॉर्टेंस दी, सनलाइट को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, कि सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए घर में, ठीक है, एयर ढंग मतलब घर के लिए सही होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, मतलब ये कैसे है? काफी ओपन है, ठीक है। किसी भी घर का जो मेन डोर था वो डायरेक्टली किसी स्ट्रीट में ओपन नहीं होता था, ठीक है। एक चैनल होता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं चैनल, और यहाँ पे गेट, ठीक है। मान लीजिए ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट से कहा, ये जो चैनल बना हुआ है इसमें एंट्री होगी, और मेन डोर ये होगा। नॉट अ सिंगल विंडो और डोर वाज बिल्ट ऑन द स्ट्रीट साइड, कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आया रोड्स का। थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है इसी टाउन प्लानिंग में, दैट वाज ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। एंड आईवीसी के जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो कैसे थे? कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। समझ गए? ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड, ठीक है। मतलब रोड साइड में ही, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम। अब अलग अलग हाउसेस को ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, जो मान लीजिए ये जो घर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाउस का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा? ड्रेनेज सिस्टम से उसको कनेक्ट करना है। मतलब डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम को पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया जाता था। यही जो पैसेज था, चैनल था, यहीं पे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। मतलब जो डोमेस्टिक वेस्ट है
उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था और उसको क्या कर देते थे, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट कर देते थे फॉर ईच हाउस। तभी तो हमने इसको कह दिया आफ्टर नियोलिथिक, हमने इनको क्या बोला, सिविलाइज्ड। मतलब अब घर रहने की जो जगह थी वो भी कैसे बनाई इन्होंने, प्रॉपर प्लानिंग करके। तो अब देख लो, और ये कब थी, ये मेच्योर हड़प्पन फेज है, एंड मेच्योर हड़प्पन फेज ऑफ आईवीसी। अब आप सोच लो, आज से लगभग 4,500 साल पहले की बातें, ठीक है। उस टाइम पे जो लोग थे वो इस लेवल पे सिविलाइज्ड हो गए थे, इसीलिए तो हमने आईवीसी पीपल को क्या कहा, अर्लीस्ट सिविलाइज्ड पीपल, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, राइट। सो covered drainage system was there, streets or roads, that means grid pattern was followed for streets, right। अब एक चीज और, ये जो हाउसेस थे इनके इनके आर्किटेक्चर भी कैसा था, कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड मींस आंगन, है ना, इसके चारों ओर रूम्स बनते थे, किचन वगैरह सब बनते थे। और ईच हाउस एट, मतलब एट मैनी प्लेसेस, एट मैनी सिटीज, ज्यादातर जो सिटीज थी उनमें, ज्यादातर घरों में पर्सनल टॉयलेट, बाथरूम्स ये बनते थे। यस, ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होता था। जो डोमेस्टिक ड्रेनेज था वो पब्लिक ड्रेनेज से कनेक्ट कर दिया जाता था। फिर किचन स्पेस, टॉयलेट, बाथरूम, ठीक है। और कुछ कुछ सिटीज में तो मोहनजोदाड़ो पर्सनल वेल्स थे, वेल्स। हाँ, जो डबल स्टोरी था उसके लिए स्टेयर्स भी बनते थे, ठीक है। अब बताओ, जिसने रहने के लिए ऐसा बनाया होगा, अब ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग को देख के कैसा लगता है, पहले लोग आकर रहना शुरू कर दिए, मतलब पहले लोग वहां आए फिर उन्होंने बनाया होगा, या पहले बना होगा फिर रहने आए होंगे, क्या लग रहा है इसको देख, पहले पहले बनाया होगा फिर रहना शुरू किया होगा। आज के टाइम पे, इन प्रेजेंट टाइम्स, कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपकी नजर में जो आप कहते हो कि ये तो वैसा लगता है। अगर एक सिटी की बात करें तो दैट इज चंडीगढ़। गांव में अभी इतने डेवलप्ड विलेजेस हैं नहीं। अच्छा, अच्छा कोर्टयार्ड वाले ना, हाँ। आई एम सेइंग कि ये जो पैटर्न है कि पहले पूरी कॉलोनी, पूरा टाउन पहले बनाया गया हो, बाद में लोग वहां आकर रहने लगे हों, ऐसा एग्जाम्पल है? क्यों नहीं है? सोचो अभी के टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? एग्जैक्टली, कॉलोनी, सोसाइटीज बनती हैं। नए नए जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नई नई सोसाइटीज बना देते हैं पहले। और सोसाइटी में क्या होता है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है, एक जैसे घर के डिजाइन होते हैं, प्रॉपर रोड्स होते हैं, पार्किंग स्पेस अलग से होता है, कम्युनिटी हॉल अलग से होता है, क्लब हाउस, है ना, एक साइड में स्विमिंग पूल होता है, पार्टी स्पेस अलग होता है, ठीक है। सबके लिए पूरा, हर घर के लिए अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको पब्लिक ड्रेनेज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी सब कुछ प्रॉपर होती है। पहले पूरा बिल्डर क्या करता है, पूरा बनाता है, बाद में पोजीशन देता है, यही होता है ना। तो इन्होंने क्या किया था, और ये जो सोसाइटी पैटर्न जो हम देख रहे हैं ना, वो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये अब 15-20 सालों से देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। और ना 15-20 सालों से तो कहूँ तो ये अब 8-10 सालों से ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसमें भी 5 सालों से ज्यादा। जितना पीछे जाओगे उतना कम है। लेकिन आईवीसी वालों ने उस टाइम पे टाउन प्लानिंग की थी। That's why we consider IVC people as the earliest civilized. समझ गए?
यस और नो? थे ना सिविलाइज्ड वो? ओके अब बताओ, ऐसे टाउन प्लानिंग के लिए किस लेवल की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कौन कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, सब यूपीएससी का सोच के पहले से ही मतलब ग्रेजुएशन में कि हमें तो बीए करना है, ऐसे था? सी, ये जो रिक्वायरमेंट है ये कौन सी इंजीनियरिंग फुलफिल करती है? सिविल इंजीनियरिंग, है ना? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स, उस टाइम पे वो आर्किटेक्ट्स वाला ब्रेन था उनके पास, सिविल इंजीनियरिंग थी। समझ गए? ठीक है, उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रीट पैटर्न, ठीक है, उनका मेंटेनेंस आज कौन करता है? गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस करती हैं, सिविक बॉडीज, राइट? दैट मीन्स उस टाइम पे सिविक अथॉरिटीज थी। अब जिन्होंने बनाया है तो मेंटेन भी तो करने के लिए कोई अथॉरिटी होगी, उस टाइम पे सिविक अथॉरिटी थी। क्लियर? ये हो गया यहां का, ठीक है। टाउन प्लानिंग में सिटाडेल, यहां पे हमने क्या लिखा? लार्ज बिल्डिंग्स, लार्ज स्ट्रक्चर्स, राइट? लार्ज स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल हम अब समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें और सिविलाइजेशन के और भी पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। फिर जब आपके नोट्स लिखाऊंगी तब इनको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो लार्ज स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो क्या है? आईवीसी की एक साइट है, ठीक है, एक सिटी है मोहेंजोदारो। प्लेटफॉर्म, हाँ, ठीक है। सो लार्ज स्ट्रक्चर में हम अभी एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अभी ग्रेट बाथ कैसे सर? सी, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ठीक है, एंड इट वाज फिल्ड विद वाटर। चलो, अभी तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नदर्न साइड एंड सदर्न साइड में मेनली वेल्स थे। क्या बने हुए थे? वेल्स। वेल्स, इनका यूज क्या होगा? वेल्स किस लिए? नहीं, आप बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, वेरी गुड। ये ग्रेट बात है, यहाँ पे घर के लिए पानी भरेंगी क्या? चलो, पर आपने सोचा बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब ये क्या है? ग्रेट बात, दैट मीन्स इट वाज अ वाटर रिजर्वॉयर। इसमें जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए वेल्स बनाए गए थे, ठीक है। और प्रॉपर ड्रेनेज के थ्रू ये जो वेल्स थे इनसे पानी इनमें फिल किया जाता था, इसमें, इस वाटर रिजर्वॉयर में पानी फिल किया जाता था, ठीक है। एक और ड्रेनेज सिस्टम था, वो किस लिए यूज होता था? कि जो ऑलरेडी जो फिल्ड वाटर है इसको निकालने के लिए,
ठीक है, ये प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया, पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शन में कुछ यहाँ पर स्मॉल रूम्स बने हुए हैं, बने हुए थे, ठीक है, प्रॉपर छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। रूम्स किसी भी वाटर रिजर्वायर के सराउंडिंग अगर छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर स्मॉल रूम्स होंगे तो क्या आएगा दिमाग में? हाँ, नहीं समझे? स्मॉल रूम्स बने हुए हैं, यस, चेंजिंग रूम्स। सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा है तो बिल्कुल इतना आएगा ही। सो चेंजिंग रूम्स वर देयर, ठीक है। अब सोचो वो कितने सिविलाइज्ड थे, वाटर रिजर्वायर, उसके सराउंडिंग में चेंजिंग रूम्स, ठीक है। और ये एक लार्ज स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट दैट वाटर रिजर्वायर was used for ritual bathing, ritual bathing। जैसे कोई भी रिलीजियस बिलीफ होता है तो उसमें होता है ना कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, हाँ भाई कोई एक प्लेस है, ठीक है, वहां पे नहाना है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिलीजन में होते हैं, सब मेनली सभी रिलीजन में अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। सो दैट वाटर रिजर्वायर वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। अब रिचुअल बाथिंग, अब रिचुअल बाथिंग क्यों कहा उन्होंने? इतने सारे चेंजिंग रूम को देख के कहा कि किसी एक का तो नहीं था ये वाटर रिजर्वायर, ये सुनो, है ना। अगर एक ही होता वाटर रिजर्वायर, एक ही वेल होता, तो इसका मतलब क्या पानी की जरूरत भी कम है, लिमिटेड है, एक ही चेंजिंग रूम है, मतलब कोई एक फैमिली यूज करती होगी, हो सकता है जो अथॉरिटी हो, जो सिटी के सबसे बड़े मतलब जो टॉप पोजीशन पे होंगे, हेड होंगे, हो सकता है उनका पर्सनल स्विमिंग पूल हो, ये एनालाइज कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स थे, उनको देख के क्या बोला कि ये प्राइवेट यूज तो नहीं था, ये पब्लिक यूज का वाटर रिजर्वायर है, पब्लिक यूज के लिए है, ठीक है। और पब्लिक यूज के लिए है तो कोई सेरेमनी होती होगी, ठीक है, कोई रिचुअल बाथिंग होती होगी, कुछ बिलीफ होगा, और इसी ग्रेट बात को एक की सोर्स बनाकर ये अज्यूम किया गया कि हड़प्पन्स वर हैविंग अ पर्टिकुलर रिलीजियस सिस्टम, अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम वाज देयर, कि कोई ना कोई बिलीफ उनका था। हाँ, सिटाडेल, लार्ज स्ट्रक्चर हमने बोला ना, इन द सिटाडेल अपर टाउन, राइट। सो एक एग्जाम्पल क्या है, ग्रेट बाथ, 2 स्टोरी बिल्डिंग भी मिली है, ठीक है, असेंबली हॉल मिला है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वेयर हाउसेज मिले हैं, वेयर हाउसेज अभी कैसे होते हैं, अभी के जो वेयर हाउसेज हैं, इवन अगर आप देखोगे एफसीआई वाले नाराज हो जाएंगे, एफसीआई में अभी भी आप वेयर हाउसेज देखोगे तो हमारे यहाँ पे वेयर हाउसेज की कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे जो फूड ग्रेन है वो खराब हो जाता है, स्टोरेज की प्रॉपर अरेंजमेंट है नहीं इंडिया में आज के टाइम पे, वी आर इन द 21st सेंचुरी, राइट। हड़प्पन्स के जो वेयर हाउसेस थे, ठीक है, ग्रेनरीज उनको बोला जाता है, ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, 2 ग्रेनरीज मिली, एक हड़प्पा से एक मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। वो ग्रेनरी का पूरा जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ किया गया है कि प्रॉपर सनलाइट भी आए, प्रॉपर एयर भी आए, और जो फूड ग्रेन उसमें स्टोर किया जाए वो खराब भी ना हो, ठीक है। सो उतनी अच्छी प्लानिंग के साथ उन्होंने अपने टाउन्स बनाए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, हमने डिस्कस किया टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, ठीक है। जब इसको हम डिटेल में लिखेंगे तब और डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए।
इसलिए हमने आईवीसी पीपल को क्या कहा? सिविलाइज्ड। हुए ना सिविलाइज्ड? यस और नो? इसको क्लिक कर लो, अब बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। कंटेम्पररी है ये, सेम टाइम पीरियड के हैं। जिस टाइम पे आईवीसी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पर इजिप्ट में इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, ऑल्सो नोन एज सिविलाइजेशन ऑफ मिस्र, है ना। और वेस्टर्न एशिया, दैट मीन्स इराक, जो इराक है प्रेजेंट टाइम में, इस जगह पर कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन। दीज 4 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस वर देयर, ठीक है। और इन चारों में से जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, दैट वाज रूरल सिविलाइजेशन, रूरल, एंड दीज 3 वर अर्बन सिविलाइजेशन। सो रूरल सिविलाइजेशन थी वो चाइनीज, दैट मीन्स मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और अर्बन सिविलाइजेशन होगी दैट मीन्स सिटीज है वहां पर, और सिटीज होना मतलब एग्रीकल्चर के अलावा अर्निंग सोर्स कुछ था, जो किस पे डिपेंड था? ट्रेड, राइट। सो इन तीनों में ट्रेड कनेक्शन भी इन तीनों में था, ठीक है। चलो, सो सिविलाइजेशन के लिए टाउन प्लानिंग 1 पॉइंट, ठीक है। सेकंड थिंग, सिविलाइज्ड हमने उनको क्यों बोला? आफ्टर नियोलिथिक, आईवीसी। सी, नियोलिथिक और आईवीसी के बीच में एक और कल्चर आता है, दैट इज नोन एज चेल्कोलिथिक कल्चर। आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है 12th में, वो आईवीसी का है, उससे पहले का टॉपिक नहीं है आपकी बुक में, ठीक है। लेकिन मैं कनेक्ट करने के लिए आपको रेफरेंस दे रही हूँ, नियोलिथिक एंड आईवीसी, इन दोनों के बीच में एक कल्चर आता है, दैट इज नोन एज चेल्को लिथिक। लिथिक मीन्स stone. That term chalco is made of khalco. That means copper. मतलब नियोलिथिक कौन सा पीरियड था? नियोलिथिक, न्यू स्टोन, न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज के बाद कौन सा टाइम पीरियड? स्टोन प्लस कॉपर, कॉपर चेल्को लिथिक मतलब कॉपर प्लस स्टोन, राइट। एंड आफ्टर चेल्कोलिथिक पीरियड, आईवीसी तक पहुंचते पहुंचते, आईवीसी में ज्यादातर जो मेटल यूज की गई दैट वाज ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। अब एक बात यहाँ पे फिर से सोचो कि सिविलाइज्ड थे कि नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने कॉपर को यूज किया, मतलब कुछ जो आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं हमें वो स्टोन के मिले हैं, कुछ हमें कॉपर के मिले हैं चेल्कोलिथिक कल्चर में। आईवीसी में हमें आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं, कौन से मेटल के मिले हैं? दे आर मेड ऑफ, आईवीसी के ब्रॉन्ज, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस हैं, स्कल्पचर, ठीक है, इमेजेस हैं, और कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, टॉयज हैं, वो सब किन से बने हुए मिले हैं? ब्रॉन्ज के बने हुए मिले हैं। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन। मतलब आईवीसी के लोगों को मेटल की नॉलेज थी,
और ये भी नॉलेज हो गई थी उनको कि कॉपर में अगर टिन मिला दिया जाए तो एक और अच्छी मेटल बन जाएगी, ब्रॉन्ज बन जाएगी। उन्होंने जो मेटल थी एज इट इज यूज ना करके दो मेटल्स का मिक्सचर यूज किया। मेटलर्जी, अ डिफरेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। आयरन नहीं आया था यहां तब तक, ठीक है। सो आईवीसी ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं इसको। द पीरियड ऑफ आईवीसी इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, राइट। अब समझ में आया कि वो सिविलाइज्ड थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि इमेजेस, जो ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं, ठीक है, उन इमेजेस को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतने शार्प फीचर्स के साथ जो उन्होंने इमेज बनाई है, ठीक है, उसके लिए बहुत परफेक्शन, बहुत अच्छा हाई लेवल का स्किल चाहिए, राइट। और उसके लिए मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए मिक्स करने का, किस टेम्परेचर में उसे मेल्ट किया जाए वो भी वो नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको कहते हैं जो टेक्निक इन्होंने अपनी इमेजेस के लिए यूज की थी, ठीक है, दैट इज नॉन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या होता है, पहले पहले क्या करते हैं, जो वैक्स होती है ना, उससे एक प्रॉपर इमेज बना ली जाती है, एक शेप बना देते हैं। वैक्स कैसा होता है, उसमें कटिंग वटिंग करना इजी होता है, उसको एक फॉर्म में लाना इजी होता है, ठीक है। तो पहले वैक्स का यूज करके कोई एक इमेज बना दी, ठीक है। उस वैक्स के ऊपर क्या होता है, क्ले की कोटिंग कर दी, क्ले, मिट्टी, ठीक है, उसकी कोटिंग कर दी, उसको सुखा लिया। जब जब वो ड्राई हो गया, ठीक है, अच्छे से जब वो ड्राई हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जो वैक्स थी उसको गर्म किया। अब गर्म करोगे तो क्या होगा, पूरा वैक्स मेल्ट होके निकल जाएगा। अब वो जो क्ले है उसमें अंदर से तो पूरा डिजाइन बना हुआ है ना। अब वो क्या करते थे, जो मेटल है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करते थे, उस मेटल को मेल्ट करते थे, लिक्विड फॉर्म में लाते थे मेटल को, ठीक है। उसके बाद वो जो क्ले है, जो सांचा बन गया, उसमें उसको भर देते थे, फिर उसको सूखने देते थे। और जब वो तैयार हो जाता था तो उनको क्या करना होता था, ऊपर की जो क्ले है उसको तोड़ के हटा देते थे। तो क्या बच गया, मेटल इमेज बच गई, ठीक है। तो ये जो इमेजेस हैं ये हमें आईवीसी के टाइम की मिली हैं। तो नॉलेज ऑफ मेटल्स, किस प्रोपोर्शन में कैसे कितना यूज करना है, कैसे शेप देनी है, वो पूरा इन्होंने यूज किया। मेटलर्जी, engineer, they were great engineers, right। उनके अभी तो आईवीसी के सारे फीचर्स पढ़ोगे ना तो खुद पे शर्म आती है कि हम सिवाय रट्टू तोते के कुछ नहीं बचे। और जहां एनालिसिस करने को बोल दिया जाता है तो वहां ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के चुप बैठे रहते हैं। उन लोगों ने कितना अपना ब्रेन यूज किया सोचो। और कैसे थे वो, अर्ली ह्यूमंस, स्टोन एज, स्टोन एज के बाद चैल्कोलिथिक, मतलब पहले सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, स्टोन का इस्तेमाल करते थे। चैल्कोलिथिक में स्टोन के साथ कॉपर यूज कर लिया और उसके बाद उन्होंने सीधे ब्रॉन्ज एज आ गए। इतना शार्प माइंड, सोचो उनका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ। एंड ब्रेन कैसे डेवलप होता है, जब जितना ज्यादा यूज होगा उतना डेवलप होता चला जाएगा, राइट। सो सेकेंड थिंग विच वी विल डिस्कस हियर इज स्क्रिप्ट। किसी भी सिविलाइजेशन को या किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी रीजन में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो लोग रह रहे हैं उनको सिविलाइज्ड हम कहें, उसके लिए एक और चीज जरूरी है, दैट इज स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। सो विल यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज स्क्रिप्ट। क्या दोनों एक है कि अलग है? हाँ,
बताओ क्या होगा, गलत ही होगा ना, क्या हो गया? स्क्रिप्ट होती थी उस पर लिखा जाता था, मतलब नहीं। जो आप कह रहे हो कि क्ले पे या स्टोन पे जो लिखा जाता था, ठीक है, उसे स्क्रिप्ट नहीं, उसको इंस्क्रिप्शन कहते थे। उसको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। ये वर्ड आपको हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ने को सुनने को मिलेगा, इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन मीन्स एनी रिटन इंफॉर्मेशन, कोई भी रिटन इंफॉर्मेशन जो किसके ऊपर इंस्क्राइब्ड है? ऑन द हार्ड सरफेस। किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर कोई कुछ लिखा हुआ मिला है, ठीक है, कोई रिटन कंटेंट है, सो हम उसे क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। वो हार्ड सरफेस क्या हो सकता है? वुड भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकती है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बड़े बड़े जो रूलर्स किंग्स होते थे, वो क्या करते, अभी भी, अभी के टाइम पे भी कोई भी इमेज है, ठीक है, उसके आसपास आपने देखा होगा एक स्टोन के ऊपर उस पर लिखवा देते हैं कि किसकी इमेज है, किसने बनाई, लिखवा देते हैं ना पूरी डिटेल में, है ना। तो वो क्या हुआ? वो इंस्क्रिप्शन हुआ, राइट। पेन खा लिया? अच्छा, इंस्क्रिप्शन, राइट। तो इंस्क्रिप्शन के लिए स्टोन का भी यूज होता था। अशोकन पिलर्स देखें, पिलर्स ऑफ अशोका, आप देखना, ठीक है। अशोका के टाइम पे, मॉडर्न पीरियड में पिलर्स इंस्क्रिप्शन थे, तो जो इंफॉर्मेशन थी वो इंस्क्राइब की जाती थी किस पर? पिलर्स पर, स्टोन पे। अच्छा, तो ये तो वो इंस्क्रिप्शन जो आप बता रहे थे। स्क्रिप्ट क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है? सी, कम्युनिकेशन के लिए कोई एक मीडियम यूज करना, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? लैंग्वेज, ठीक है। सो ये अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। बट स्क्रिप्ट, कि वो जो लैंग्वेज है उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट इज स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी इज अ लैंग्वेज, बट देवनागरी इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी। हम हिंदी को किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट है और हिंदी लैंग्वेज है। समझ आ गया कि स्क्रिप्ट क्या और लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो हो गया लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज को हम लिखते किस फॉर्मेट में है? जो फॉर्मेट ऑफ राइटिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट। क्लियर? सो ये डिफरेंस है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में। ओके, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी पर्सन को सिविलाइज्ड बोलने के लिए, कि उसकी अपनी एक कम्युनिकेशन मेथड होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, right? So if we are considering the IVC people as the earliest civilized person, that means they must have a script or language. उनके पास भी कोई लैंग्वेज या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आईवीसी की जो स्क्रिप्ट है, आईवीसी के जो लोग थे वो स्क्रिप्ट यूज तो करते थे, लेकिन हम अभी तक उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ये नहीं कह सकते कि ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। नहीं, अभी तक उसको डिकोड नहीं कर पाए। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड। इवन जो मिस्र की जो स्क्रिप्ट है वो भी डिसाइफर हो चुकी है बहुत कुछ, लेकिन आईवीसी नहीं हो पाई।
ठीक है, बस जो आईवीसी की जो स्क्रिप्ट है दैट इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक मीन्स अपनी बात कहने के लिए पिक्चर्स बनाई गई हैं, पिक्चर्स बना बना के, पिक्चर्स या सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेशन किया जाता था, पिक्टोग्राफिक। राइट, सो ये हम डिटेल में जब लिखेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी टाइम पीरियड में एक रीजन में रहने वाले लोगों को सिविलाइज्ड क्यों कहते हैं। आईवीसी को हमने सिविलाइज्ड क्यों कहा, क्योंकि टाउन प्लानिंग था, स्क्रिप्ट था, ठीक है। इनके अलावा जो पॉइंट्स है वो भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, इतना अच्छा टाउन प्लानिंग अगर होगा कहीं का, ठीक है, इसका मतलब क्या, जिसने बनाया है वहां पे कोई एक अथॉरिटी रही होगी। अथॉरिटी, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ ग्रुप, एलीट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर सबके सब लोग मिलकर डिसीजन लेते तो इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग हो जाती क्या, नहीं होती। इसका मतलब क्या कि सोसाइटी में जितने लोग रह रहे थे सबने दिमाग नहीं लगाया, एक एक ग्रुप ने डिसाइड किया, उसने प्लानिंग की, उसने पूरा स्ट्रक्चर बिल्टअप किया, फिर पूरे के पूरी पॉपुलेशन को वहां लाकर सेटल किया। इसका मतलब कोई एक स्पेशल ग्रुप है वहां पर, है ना। अब इतना अच्छा सिर्फ स्ट्रक्चर बना देना इज नॉट इनफ, because maintenance was also required. So for maintenance, for proper regulation, एक रेगुलेशन के लिए भी अथॉरिटी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए भी, ड्रेनेज सिस्टम बनाया है तो मेंटेनेंस के लिए भी एक अथॉरिटी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि आईवीसी के जो लोग थे वहां पर एक रेगुलेशन या एक रेगुलेटरी बॉडी प्रेजेंट थी, a regulatory body was present there, right? Or we can say administration authority, right? So these are some basic features through which we consider IVC as the earliest civilization of Indian subcontinent. Clear? कि हमने आईवीसी को अर्लीस्ट सिविलाइजेशन क्यों कहा, ठीक है। एनी डाउट यहां तक? हाँ हाँ सेम, दोनों साइट हैं, दोनों साइट हैं, बहुत सारी साइट्स हैं। कल इसको डिटेल में लिखेंगे ना, तो सारी साइट्स मैप बना के और मैप में फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ बोर्ड में मैं फिल करूंगी, आप फिर अपना मैप बनाओगे नोट्स में और फिर सारी लोकेशंस फिल करोगे, ठीक है। इट्स इन हरियाणा, हरियाणा में है, ठीक है। पहले माना जाता था कि मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी है। अच्छा, ये हो गए, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, कि सिविलाइजेशन क्यों कहा, ये वाला पॉइंट आईवीसी को। अब why we consider different various sites, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, why we considered various sites of a particular time belonged to a single culture. हमने किसी एक टाइम पीरियड पर, ध्यान से सुनना, in a specific time period एक स्पेसिफिक रीजन में वेरियस साइट्स हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस sites in a particular, in a specific region at a specific time period, right? And these various sites are considered
as a culture, राइट। इसका क्या मतलब समझे? वेरियस साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं। अब वेरियस साइट्स मतलब अलग अलग एरिया में होंगे। कोई एक रीजन है, उस रीजन में ये साइट्स अलग अलग एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं। कोई कम डिस्टेंस पे है, कोई ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस साइट्स एट अ स्पेसिफिक रीजन at a specific time period, and these various sites are known as or are considered as a culture। एक कल्चर कंसिडर किया जाता है वेरियस साइट्स को। कैसे? ओके, आप कैसे कहोगे कि थिंकिंग सेम थी? आप सही चल रहे हो? एग्जैक्टली exactly. मतलब if we find uniformity in town planning in various sites, अलग अलग साइट्स पे जो टाउन प्लानिंग है उनमें आप यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखोगे, सिमिलैरिटीज देखोगे, तो आप क्या कहोगे? यही सिमिलैरिटी उस सिटी में है, सेम स्ट्रक्चर, इसी तरीके का हाउस पैटर्न उस सिटी में है। ये इतनी सारी साइट्स हैं, इन साइट्स में जो सिटीज हैं उनमें बहुत सारी चीजें, आई एम नॉट सेइंग ऑलमोस्ट 100% सेम, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मटेरियल भी वेरी करता है ना। अब एक साइट हरियाणा में है, एक साइट गुजरात में है, तो मटेरियल का डिफरेंस तो होगा ना। जो हाउस स्ट्रक्चर होगा उसका जो मटेरियल होगा वो डिफरेंस हो सकता है, होगा ना। अब ऐसा तो था नहीं, नहीं पत्थर तो राजस्थान से ही आएगा। ये बाद में, ये सारी चीजें बाद में हुई होंगी, है ना। आईवीसी वाले भी ऐसे करते थे। अभी वो पॉइंट लेके आएंगे, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। पहले उसको देख लेते हैं कि एक कल्चर क्यों का, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थे और बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। तो ऐसे अगर होगा और 15 से 20 साइट्स आपने विजिट की और 15 से 20 साइट पे अगर आप सिमिलैरिटीज देख रहे हो तो आप क्या कहोगे? ये एक ही तो नहीं है, ये सारे कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं एक ही तो नहीं है, बोलोगे ना। ठीक है, टाउन प्लानिंग और क्या हो सकता है, बोलो। और क्या होगा कि हम बोले कि ये तो एक कल्चर है? दैट मीन्स स्क्रिप्ट, राइट। अगर इन वेरियस साइट्स पे स्क्रिप्ट्स के जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं, स्क्रिप्ट्स के रिमेन्स जो मिले हैं, वो एग्जैक्ट सेम हो, तो आप क्या कहोगे? कि अलग अलग साइट्स हैं लेकिन स्क्रिप्ट एक जैसी है। इसका मतलब क्या? ये सारी कनेक्टेड ही थी। यस, ओके। 2 पॉइंट्स मिल गए। एक क्या? टाउन, दूसरा स्क्रिप्ट। और सोचो, जो हड़प्पन सील्स थी, ठीक है, और इमेजेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सेम होगी। ये हम कैसे आइडिया लगाएंगे? जब ये सारी चीजें सेम है इसका मतलब एक ही कोई अथॉरिटी थी जो इन सबको रूल करती थी, राइट। हाँ, और पॉइंट सोचो। एक कल्चर कैसे बोलेंगे? जो पॉटरीज थी आईवीसी वालों की, ठीक है, वो भी कैसी थी? ऑलमोस्ट सेम। मतलब सेम टाइम टाइप की जो पॉटरीज है वो पाकिस्तान में जो भी साइट्स हैं आईवीसी की वहां पे हैं, वैसे ही कालीबंगा में है। मतलब क्या? अब सोचो आप, अगर कोई एक स्पेसिफिक पॉटरी है, ठीक है, और उसको बनाने का जो मटेरियल है वो किसी एक ही साइट पर मिल सकता है, लेकिन फिर भी जितने भी साइट्स हैं वहां पर उस पॉटरी की प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या समझोगे? या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो लाजवर्थ
या जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते थे, वो लोग बड़े फैशनेबल थे, ये ज्वेलरी पहनते थे, नेकलेस, रिंग, इतने फैशनेबल थे. द वुमेन वर यूजिंग मेकअप, फेस पाउडर, लिपस्टिक्स, आईलाइनर, काजल. हाँ, ये सब आईवीसी के लोग यूज करते थे. ज्वेलरीज मेन एंड वुमेन दोनों वेयर करते थे. ज्वेलरीज प्रेशियस स्टोन से, सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी हुई, बीड्स से बनी हुई, जो आपका जो चैप्टर का नाम है बीड्स, ठीक है, उनसे ज्वेलरी बना के पहनते थे. अब ये जो चीजें हैं, कुछ ऐसे हैं लाइक जो जैसे सीप्स वगैरह होती ना, जो ओशन के आसपास मिलती है, जो मतलब किनारों के आसपास कोस्टल रीजन में मिलने वाली कुछ बीड्स हो गई, ठीक है. अब मिलती कहाँ पे है, कोस्टल रीजन में ही मिलेगी. लेकिन अगर उसकी प्रेजेंस हड़प्पन साइट्स में है, अलग अलग ज्वेलरीज में उसको यूज किया गया है, तो आप कहोगे कि मिलती तो एक ही जगह पे है, ये सिर्फ हर साइट पे कैसे है ये? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ट्रेड होता होगा. मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे हो रही है, उसके बाद क्या का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, राइट. इसीलिए एक जैसी चीज पूरी साइट्स पर मिलती, राइट. ऐसे ही पॉटरीज, किसी मैन्युफैक्चरिंग एक दो जगह पे, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल साइट्स, राइट. तभी तो हम क्या कहते हैं कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे मटेरियल, एक जैसा टाउन प्लानिंग, एक जैसा पैटर्न. इसका मतलब क्या है? ये अलग अलग सिटीज नहीं है, ये अलग अलग साइट्स नहीं है, दीज आर सिंगल कल्चर, दैट इज सिंगल कल्चर. इसीलिए तो हम अलग अलग दूर दूर मतलब डिस्टेंस पे होने के बाद भी बहुत सारी साइट्स को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये साइट क्या है, ये हड़प्पन साइट है. चाहे वो गुजरात में हो, दिस इज हड़प्पन साइट. चाहे वो हरियाणा में हो, हड़प्पन साइट है. चाहे पाकिस्तान में हो, हड़प्पन साइट है. चाहे अफगानिस्तान में हो, हड़प्पन साइट है. चाहे पंजाब का रोपड़ हो, हड़प्पन साइट है ना. तो हमने एक कल्चर क्यों कहा? क्योंकि जो रिमेन्स हमें वहां से मिले हैं उनमें सिमिलैरिटी है. जो पोएट्री का जो कलर है वो तो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो अफ्रीकन रीजन के किले अलग अलग मेनली सिमिलर है. इसीलिए मैंने कहा ना, मैन्युफैक्चरिंग एक दो जगह पे, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा होता था फॉर एग्जाम्पल कि ये नहीं है कि हर चीज हर जगह बनाई जाए, जहां बन सकते हैं वहां बनाओ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लो. और इस पॉइंट को एक और तरीके से समझाते हैं. जब आप इन सारी हड़प्पन साइट्स को कल जब मैप बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हम मैप पे लोकेट करेंगे, हर साइट के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है कि कोस्टल रीजन पे अगर सुक्का गेंडोर है तो उसका क्या रिलेवेंस था, ठीक है. लोथल गुजरात में, उसका क्या रिलेवेंस था. तो हम कह रहे हैं ना ट्रेड एंड कॉमर्स. क्यों? क्योंकि हमने रिमेन्स देखे वहां से. यस, ठीक है. ऐसे ही जितनी साइट्स हैं, हर साइट की अपनी खूबी है. एग्जैक्टली, दैट मीन्स उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी साइट्स बनाई. और उस साइट को बनाने के पीछे रीजन क्या? ईदर रॉ मटेरियल, द प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल, और द प्रेजेंस ऑफ स्किल्ड पर्सन और लेबर. कोई ना कोई रिलेवेंस उस लोकेशन का होगा ही होगा, राइट. हर लोकेशन, मतलब इतने दिमाग वाले इंसान, इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट कि उन्होंने हर लोकेशन पर कुछ ना कुछ सोच समझ के वहां पर पूरा सिस्टम सेटअप किया. इसलिए तो पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी पे चलती थी, ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन थी. हर चीज खुद से नहीं बना रहे थे. एग्रीकल्चर के जो 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 हमें एविडेंसेस मिले हैं आईवीसी के, दे आर नॉट फाउंड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइट.
कुछ साइट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, लेकिन फूड ग्रेन्स हर जगह पे थे। इसका मतलब क्या, कुछ साइट्स थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, प्रोडक्शन, राइट। उसके बाद अब सोचो आप, कुछ साइट्स पर ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में वेयर हाउसेस होना, और हड़प्पा के वेरियस साइट्स पे फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी होना। आज हम एफसीआई को देखते हैं ना, वो सिस्टम वहां था। ठीक है, ये एनालिसिस आपको यूपीएससी मेंस का आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, पीटी के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सिर्फ मैं आपको नोट्स दे दूं और आपको बोलूं रट लो। टाउन प्लानिंग थी, ऐसे राइट एंगल पे स्ट्रीट्स क्रॉस करती थी, ये वो पूरा डेटा अगर आपको दे दूं, आप उसको रट लो, तो पीटी कुछ हद तक कर सकते हो आप। ठीक है, पीटी में भी बहुत एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, मेंस में तो पड़ेगी पड़ेगी। रोड्स, हाँ, किस चीज का, बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल थी। अगर इस तरीके के रोड्स थे, ठीक है, ये जो रोड्स हैं इनकी कनेक्टिविटी क्या है, 90 डिग्री पे कनेक्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे को। ठीक है, मैथमेटिकल नॉलेज तो थी इनके पास, तभी तो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। आर्किटेक्चर के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो वो थी उनके पास। क्लियर, मेटलर्जी, मेटल्स नॉलेज, हाँ, वेरी गुड, हाँ, मड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड, एंड फॉर प्लास्टरिंग क्ले, प्लास्टरिंग के लिए, मतलब उनको आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वो क्या यूज करते थे, क्ले का यूज करते थे। और जो ब्रिक्स होती थी, बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड बाय हड़प्पन्स। नहीं, वहां पे वो ड्राई थी, जैसे मेसोपोटामिया में जो ब्रिक्स यूज की गई थी, देवर ड्राइड, मतलब उनको सुखाया गया था सनलाइट में। ठीक है, और यहाँ पर इनको पका के यूज किया गया था, लाइक द प्रेजेंट टाइम्स। अभी जो ब्रिक्स हैं वो बेक्ड ब्रिक्स यूज करते हैं। एंड सी द रेशियो ऑफ ब्रिक्स which was used by them was 4:2:1 ये रेशियो यूज होता था ब्रिक्स में। मान लीजिए इनका जो रेशियो होगा यहां से यहां तक, ये मान लीजिए 4 है, ये विड्थ इसकी क्या है 2, और जो थिकनेस है इसकी वो क्या है 1। इन तीनों का रेशियो ये होना चाहिए 4:2:1 ये। और सेम रेशियो फॉलो होता है प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स के लिए। उसका अगर डायमेंशन देखोगे पूरा, ठीक है, तो दैट मीन्स IVC वाज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन एंड ऑल साइट्स आर बिलोंग टू वन कल्चर। दोनों चीजें समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन? नहीं? फिर क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? वेलकम।